प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जो पहले हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक्स देखी हैं उसमें हमने पीटरसन सॉल्यूशन जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है वो देखा है। उसके अलावा हमने टेस्ट सेट एंड कंपेयर स्वैप कंडीशंस जो हार्डवेयर मेथड्स हैं बाय यूजिंग एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस वो यूज़ किए हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन को की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एज सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन ओएस डिज़ाइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो हमारे पास जो है एक और सॉल्यूशन जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को डील करता है वो है म्यूटेक्स लॉक्स। म्यूटेक्स लॉक एक सिंपल सॉल्यूशन है, ये भी बाय यूजिंग हार्डवेयर एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास दो फंक्शनैलिटीज होती हैं, एक्वायर एंड रिलीज। जो एक्वायर के एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हैं ये तब इन्वोक होती हैं जब एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है और उसने लॉक एक्वायर करना होता है, यानी कि लॉक लेना होता है। लॉक की वैल्यू बुलियन होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स के लॉक इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड और फॉल्स मीन्स के लॉक रिलीज हो गया है। और जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर लेता है तो लॉक को दूसरे प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल करने के लिए वो रिलीज की इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। मगर इस जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास बिजी वेटिंग होती है, यानी कि अगर एक प्रोसेस ने एक्वायर की जो है वो कमांड दी है, कॉल की है एग्जीक्यूट, तो जब तक लॉक अवेलेबल नहीं होता वो वाला प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो वेटिंग करता रहेगा और बार बार जो है वो चेक करता रहेगा कि लॉक अवेलेबल है या नहीं है। जब तक लॉक अवेलेबल नहीं हो जाता वो इसी तरह बार बार इस वाइल कंडीशन को चेक करता रहेगा और इसको हम कहते हैं स्पिन लॉक, क्योंकि वो बार बार आके इस लॉक को जो है वो चेक कर रहा है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, जब तक कि दूसरा प्रोसेस जो है वो लॉक को अवेलेबल नहीं कर देता, रिलीज नहीं कर देता। उसके अलावा हमारे पास एक ज़्यादा प्रॉपर वे है जो कि म्यूटेक्स लॉक से बेहतर है, वो है सेमाफर्स। सेमाफर्स जो है वो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो कि हम एसोसिएट कर देते हैं क्रिटिकल सेक्शन के साथ, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि अगर कि हमारे पास जो है वो एक रिसोर्स या क्रिटिकल सेक्शन के लिए कितने प्रोसेसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं। तो सेमाफोर के लिए भी हमारे पास दो एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, एक वेट और एक सिग्नल, जिसको हम वेट को पी से और सिग्नल को वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वेट ऑपरेशन है ये एक प्रोसेस तब एग्जीक्यूट करता है जब उसे सेमाफोर चाहिए होता है ताकि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके काम कर सके। तो अगर तो सेमाफोर की वैल्यू जो कि सेमाफोर ऐसे एक इंटीजर वैल्यू होती है, अगर तो वो जीरो या जीरो से लेस है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इट मीन्स कि किसी और प्रोसेस ने सेमाफोर को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो वाला प्रोसेस वेट करता रहेगा और जैसे ही उससे अगर सेमाफोर की वैल्यू मिल जाएगी, सेमाफोर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो जाएगी, तो वो सेमाफोर की वैल्यू में वन डिक्रीमेंट करेगा ताकि दूसरे प्रोसेसेस को पता चल सके कि एक प्रोसेस जो है वो उसने सेमाफोर ऑक्युपाई कर लिया है और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। सिमिलरली जो सिग्नल का ऑपरेशन है, सिग्नल एस, इसमें सिंपली सेमाफोर की वैल्यू में वन ऐड हो जाता है, मीन्स कि वन इंक्रीमेंट हो जाता है, जैसे ये पता चल जाता है कि सेमाफोर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो गई है। सेमाफोर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है जिसमें हम कोई भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, 4 5 6 2 3। उससे हमें ये पता चलता रहता है कि हमारे पास जो एक सेमाफोर है उसके लिए कितने प्रोसेसेस लाइन में वेट कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास है बाइनरी सेमाफोर जो बिल्कुल म्यूटेक्स लॉक्स जैसे हैं, जिसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या फिर वन होती है। जिस तरह अगर हम ये एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारे पास P1 P2 दो प्रोसेसेस हैं जिनको सेमाफोर वन चाहिए सबसे पहले दोनों को, और उसके बाद उन दोनों ने ही सेमाफोर टू को ऑक्युपाई करना है। तो उसके लिए क्या होगा, दोनों पहले वेट की कॉल
एग्जीक्यूट करेंगे S1 के लिए, और जब वो S1 को रिलीज करेंगे तो उसके बाद वो सेमाफोर टू S2 की कॉल करेंगे, जो कि सिग्नल कॉल होगी। तो सेमाफोर में कोई प्रॉब्लम ना आए और दो प्रोसेसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, उनकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हो, तो कोई भी दो प्रोसेसेस जो हैं वो वेट और सिग्नल एक साथ नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। अगर एक प्रोसेस ने अपने एक क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो पहले वेट की कॉल करेगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम करेगा, और देन सिग्नल की कॉल एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए वेट और सिग्नल की जो कॉल्स होती हैं, ये यूजुअली जो है ये क्रिटिकल सेक्शन का ही पार्ट होती हैं। तो बिजी वेटिंग को भी हम क्रिटिकल सेक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर सेमाफोर के साथ एक क्यू एसोसिएटेड होती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर सेमाफोर है, उसकी अगर वैल्यू 5 है तो इट मीन्स कि 5 प्रोसेसेस जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो हर सेमाफोर की अपनी एक वेटिंग क्यू होती है। जब कोई एक प्रोसेस वेट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है और उसे सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि उसे वेट करना चाहिए। तो वो वाला प्रोसेस क्या करता है कि खुद को, अपने आप को खुद ही ब्लॉक कर लेता है, ताकि वो बार बार वेट कॉल एग्जीक्यूट ना करे और बार बार जो है वो लॉक सेमाफोर को चेक ना करता रहे और वो स्पिन लॉक स्टेट में ना चला जाए। तो इसलिए वो खुद को ब्लॉक कर लेता है और अपने आप को वेटिंग क्यू में डाल देता है उस सेमाफोर की, ताकि सीपीयू को पता चल जाए कि ये वाला जो प्रोसेस है ये इस सेमाफोर का वेट कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने आप को, जब सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, उसे पॉजिटिव नहीं मिलती, तो वो उस सेमाफोर की एसोसिएटेड वेटिंग क्यू में खुद को ऐड कर लेता है। फिर जैसे ही सीपीयू स्केड्यूलर को कंट्रोल मिलता है जो है वो प्रोसेस सेलेक्ट करने का, तो जो भी वो ब्लॉक्ड प्रोसेस होता है जो वेटिंग में होता है, वो फौरन से उसको रीस्टार्ट किया जाता है बाय यूजिंग वेकअप ऑपरेशन, ताकि वो वेटिंग से रेडी स्टेट में चला जाए, ताकि सीपीयू स्केड्यूलर को पता चल जाए कि ये वाला सेमाफोर रेडी है, ये वाला प्रोसेस रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन, और ये वाला सेमाफोर इसको दे दिया जाए। क्योंकि अगर वो प्रोसेस वेटिंग क्यू में ही लगा रहेगा और वो वेकअप कॉल से उसको जो है वो रीस्टार्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो सेमाफोर वेट ही करता रहेगा, क्योंकि सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि वो रेडी भी है या नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास डेडलॉक और स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर एक सेमाफोर को एक प्रोसेस को जो कि सेमाफोर की वेटिंग क्यू में है उसको वेकअप ऑपरेशन से रीस्टार्ट ना किया जाए। इसी तरह हमारे पास डेडलॉक की भी प्रॉब्लम आ सकती है जब दो प्रोसेसेस, हमारे पास दो सेमाफर्स एस और क्यू का वेट कर रहे हैं, और अगर सपोज जो प्रोसेस पी नॉट है उसने एस उसके पास ऑलरेडी जो है वो सेमाफर क्यू है, मगर उसको सेमाफर एस भी चाहिए, और उसने वेटिंग फॉर एस की कॉल जो है वो एग्जीक्यूट कर दी है, और P1 ने जो है वो Q की वेटिंग फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया है। तो P नॉट जो है वो, और P नॉट जो है वो उसके पास जो है वो Q सेमाफर ऑलरेडी है। तो इट मीन्स के अ, अगर उसके पास जो है वो पी नॉट दोनों वेट्स की कॉल एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, या P1 भी दोनों वेट्स की कॉल एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक एक सेमाफोर दोनों के पास है, जिस तरह अगर P1 के पास ऑलरेडी सेमाफोर क्यू है, ठीक है, और उसकी जो वेट कॉल है वो पी नॉट ने भी एग्जीक्यूट कर दी है, तो इट मीन्स के पी नॉट को जो सेमाफोर क्यू है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक P1 जो है वो क्यू को की सिग्नल कॉल नहीं दे देता, यानी कि क्यू को रिलीज नहीं कर देता। सिमिलरली अगर इसी तरह P1 ने जो है वो वेट फॉर एस की कॉल दे दी है कि वो सेमाफोर एस उसे चाहिए, मगर सेमाफोर ऑलरेडी एस जो है वो पी नॉट के पास है,
तो वो भी वेट करता रहेगा जब तक पी नॉट जो है वो एस वाले को सेमाफोर को रिलीज नहीं करेगा, सिग्नल नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास दोनों जो प्रोसेसेस हैं पी नॉट एंड पी वन, उन दोनों को सेमाफोर एस और क्यू चाहिए। दोनों ने वेट कॉल्स एग्जीक्यूट कर दी हैं, मगर एक सेमाफोर एस जो है वो पी नॉट को मिल गया है और क्यू जो है वो पी वन को मिल गया है। तो दोनों ही सेमाफोर जो एक एक मिला है उसको रिलीज नहीं कर रहे, और जो दूसरा सेमाफोर है उसके लिए वेट कॉल्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं, क्योंकि पी नॉट को भी एस और क्यू दोनों चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए, और पी वन को भी एस और क्यू दोनों चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए। बट दोनों के पास एक एक सेमाफोर आ गया है, तो वो उसको रिलीज नहीं कर रहे और वो नेक्स्ट वाला सेमाफोर मांग रहे हैं। इसी तरह हमारे पास स्टारवेशन भी आ जाती है, जिसको हम इंडेफिनिट ब्लॉकिंग कहते हैं, कि एक प्रोसेस जो है वो सेमाफोर क्यू में वेट कर रहा है और वो काफी देर से वेट कर ही रहा है। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर एक प्रोसेस किसी सेमाफोर के लिए वेट कर रहा होता है तो वो उसी की एसोसिएटेड वेटिंग क्यू में चला जाता है। ठीक है। और उस प्रोसेस को हमें वेकअप ऑपरेशन से रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो रेडी क्यू में वापस आ जाए और उस क्यू में हर वक्त वेट ना करता रहे। तो इनडेफिनेट ब्लॉकिंग यानी कि स्टारवेशन उस वक्त भी आती है कि अगर हमारे पास जो क्यू है, जो लाइन है जो सेमाफोर का वेट कर रही है, अगर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट में हो, कि जो सेमाफोर सबसे आखिर में आया था उसको सबसे पहले, सॉरी, जो एक प्रोसेस सबसे आखिर में आया था उसको सेमाफोर सबसे पहले मिल जाए, और जो प्रोसेस सबसे पहले आया था वो लाइन में बिल्कुल पीछे पीछे जाता रहे, जस्ट लाइक स्टैक। तो इसीलिए अगर आपके पास जो सेमाफोर की क्यू है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो प्रोसेस सबसे आखिर में आया था सेमाफोर का वेट करने के लिए उसको तो सेमाफोर मिलता जाएगा, मगर जो सबसे पहले आया था वो पीछे पीछे जाता रहा और वो बहुत देर से वेट ही कर रहा है और उसको सेमाफोर नहीं मिला, तो इट मीन्स कि वो स्टारवेशन कंडीशन में आ गया है। फिर इसी तरह हमारे पास प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपकी स्केजुलिंग की वजह से लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं या उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है कि हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी है लो, मीडियम एंड हाई। अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तब मीडियम और हाई जो थे वो भी क्यू में नहीं थे, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। बट जब थोड़े टाइम बाद लोएस्ट प्रायोरिटी से एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया, ठीक है, वो वेटिंग स्टेट, वो रेडी स्टेट, वो वेटिंग स्टेट में रहा। क्यों? क्योंकि और उसने जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए था या ऐसा सेमाफोर चाहिए था जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के पास था। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ने उसको रिलीज नहीं किया, तो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अपना काम तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता था जब तक उसे वो रिसोर्स या वो लॉक एक्स जो है वो नहीं मिल जाता। तो इसी वजह से लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन वैसे ही कंटिन्यू रही, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे वेट करना पड़ा क्योंकि उसके पास लॉक ही नहीं था। अगर इस हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस के पास लॉक होता तो ये फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट करके अपनी एग्जीक्यूशन ले लेता, मगर क्योंकि इसके पास नहीं था तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू की। थोड़े टाइम बाद हमारे पास एक मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया। अब क्योंकि इस प्रोसेस को कोई भी लॉक नहीं चाहिए था जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के पास है, तो और इसकी प्रायोरिटी भी लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट हो गया और मीडियम प्रायोरिटी वाले को दे दिया। स्टिल अभी भी हाई प्रायोरिटी वाले के पास नहीं गया क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले को लॉक चाहिए और लॉक जो है वो एक्स के पास है। तो इतना टाइम में मीडियम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया और अपनी एग्जीक्यूशन एंड कर दी, और फिर उसके बाद जो है वो सीपीयू ने लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। जब लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हुई, उसने लॉक रिलीज किया, तो फौरन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस ने उस वाले लॉक को एक्वायर किया और अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी।
तो इस वजह से अगर हम देखें तो लॉकिंग की वजह से हमारे पास जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सबसे एंड पे एग्जीक्यूट हुआ और उसके एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगी, क्योंकि हमारे पास बीच में मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस भी आ गया था। अ, असूलन हमारे पास ये होना चाहिए था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो, फिर मीडियम, देन लो। बट ड्यू टू दिस लॉक, इस मैकेनिज्म की वजह से और इस रिसोर्स की वजह से जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के पास था, उसकी वजह से हमारे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ज़्यादा वेट करना पड़ा। और बीच में जब मीडियम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस ने इन्वेड कर दिया तो उसको और ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं वाया प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल, कि अगर एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके पास लॉक है, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है जिसको लॉक चाहिए, मगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस वाला रिलीज नहीं करा क्योंकि उसका काम अभी चल रहा है, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आके हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को और डिले ना करे, तो उसके लिए जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी को हाई कर दिया जाएगा, इक्वलेंट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, ताकि कोई भी मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आके जिसको लॉक की ज़रूरत नहीं है वो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट ना कर ले। तो जब हम इस लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को की प्रायोरिटी हाई के बराबर कर देंगे तो मीडियम आएगा भी तो वो इससे सीपीयू जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। तो इसी तरह लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी रेज कर देंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो लॉक का वेट कर रहा था वो, और देन हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सिंक्रोनाइजेशन की क्लासिकल प्रॉब्लम है, जिनको हम सिंक्रोनाइजेशन से डील कर सकते हैं, वो है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है उसके में तो हमारे पास एक बफर होता है किसी एक फिक्स साइज का, जिसको हम यहाँ पर n अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक म्यूटेक्स सेमाफोर होता है जो कि लॉक की तरह होता है, उसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। उसको हम इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करते हैं। इट मीन्स के लॉक जो है वो ओपन है। जो फुल सेमाफोर है इसको हम इनिशियलाइज 0 से करते हैं। ये सेमाफोर इंडिकेट करता है जब आपका बफर फुल हो जाए। और देन हमारे पास एक एम्प्टी सेमाफोर है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में n से इनिशियलाइज होती है, क्योंकि शुरू में सारी वैल्यूज बफर में एम्प्टी होती हैं। तो बाउंडेड बफर में जो प्रोड्यूसर है जिसने जो है आपका प्रोड्यूस करना होता है, बफर में डेटा ऐड करना होता है, तो वो सबसे पहले एम्प्टी वाला सेमाफोर कॉल करता है। और उस पे वेट की कॉल करता है, यानी कि एम्प्टी में से वैल्यू जो है वो -1 हो जाती है, कि अगर n की वैल्यू एम्प्टी वैल्यू 5 थी, यानी n 5 था इनिशियली, 5 स्पेसेस बफर में अवेलेबल थी, एम्प्टी थी। तो जब उसने वेट एम्प्टी की कॉल की तो सेमाफोर जो था वो -1 हो गया और एम्प्टी की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि उसने एक एम्प्टी स्लॉट को फिल कर लिया। और इसी तरह उसने जो है वो म्यूटेक्स लॉक को भी एक्वायर कर लिया वेट कॉल करके, ताकि कोई और क्रिटिकल सेक्शन में ना जा सके। फिर जब उसने अपना डेटा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद उसने सिग्नल क्या किया, म्यूटेक्स यानी कि जो लॉक एक्वायर किया था उसको रिलीज कर दिया, उसमें 1+ हो गया। मगर यहाँ पे उसने जो सिग्नल है वो उसने सिग्नल एम्प्टी नहीं किया, सिग्नल फुल किया। मीन्स के जो फुल है उसमें 1 इंक्रीमेंट हो गया, एम्प्टी में 1 डिक्रीमेंट, कि अब एक स्लॉट एम्प्टी नहीं रहा, क्योंकि वेट में हम क्या करते हैं, सेमाफोर की वैल्यू में 1 माइनस करते हैं, और सिग्नल में क्या करते हैं, सेमाफोर की वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। तो उस जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, एम्प्टी में से -1 कर देगा क्योंकि एक को उसने फिल करना है, और फुल वाले को +1 कर देगा, ताकि कंज्यूमर को पता चल जाए कि हमारे पास एक जो स्लॉट है वो फुल हो गई है बफर की।
देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंज्यूमर का कोड है। तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अब वेट फुल वाले सेमाफोर की वेट कॉल करेगा। वेट में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ने हमारे पास जो है वो एक आइटम कंज्यूम करनी होती है, तो ये फुल को -1 कर देगा, यानी कि एक आइटम उसने कंज्यूम कर ली। उसके बाद जो है वो म्यूटेक्स लॉक लेगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और देन म्यूटेक्स लॉक रिलीज कर देगा, ताकि कोई और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। और हमारे पास उसके बाद ये सिग्नल फुल को नहीं करेगा, एम्प्टी को करेगा, क्योंकि उसने एम्प्टी में 1 इंक्रीज कर दिया कि उसने एक जगह से आइटम कंज्यूम कर ली और वो वाली जगह एम्प्टी हो गई। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर ऑफ दिस कॉल्स है, कि आपने किस किस तरह से इन कॉल्स को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह कंज्यूमर जो है वो पहले वेट फुल कॉल करेगा, फिर वेट म्यूटेक्स, देन सिग्नल म्यूटेक्स एंड देन सिग्नल एम्प्टी, नॉट सिग्नल फुल। देन नेक्स्ट हमारे पास है रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, उन्होंने डेटा शेयर किया हुआ होता है। जो रीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेटा रीड करते हैं, वो कोई भी अपडेट नहीं परफॉर्म करते, ना उस पे डेटा राइट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। और राइटर्स जो हैं वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डेटा अपडेट भी करते हैं और वहां से जो है वो डेटा रीड भी करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल रीडर्स तो एक टाइम पे रीड कर सकते हैं, मगर हम मल्टीपल राइटर्स को एक टाइम पे राइट करना अलाउ नहीं कर सकते। जो क्रिटिकल सेक्शन है, जो शेयर्ड डेटा है, उसमें एक ही राइटर एट अ टाइम जो है वो राइट करेगा। तो इसी तरह रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम के भी हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी वेरिएशंस हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसमें हमारे पास जो शेयर्ड डेटा होता है वो क्या है, डेटा सेट जिसको रीड या राइट करना है। दूसरा, हमने रीड राइट सेमाफर एक जो है वो इनिशियलाइज करवाया हुआ है 1। और एक सिंपल हमारे पास जो है वो म्यूटेक्स सेमाफर है, जिसको इनिशियलाइज करवाया 1 और रीड काउंट को इनिशियलाइज करवाया है 0। ये सेमाफर नहीं है, ये इंटीजर है। ये काउंट ये बताएगा कि कितने रीडर्स जो हैं वो एट अ टाइम डेटा को रीड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास राइटर का प्रोसेस है, उसका कोड कुछ इस तरह से होगा। वो पहले हमारे पास राइट करने का, रीड और राइट दोनों करने का सेमाफोर ऑक्युपाई करेगा, अपनी राइटिंग परफॉर्म करेगा और सिंपली उसको रिलीज कर देगा। जो रीडर है वो क्या करेगा, वो रीड करने का जो सेमाफोर है म्यूटेक्स, उसको ऑक्युपाई करेगा, रीड काउंट को कर देगा 1, यानी कि वो रीड कर रहा है डेटा को। अगर तो रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इट मीन्स कि एक कोई प्रोसेस जो है वो रीड कर रहा है आपके पास डेटा। तो वो उसके बाद जो राइट वाला म्यूटेक्स है उसको भी ले लेगा। क्यों? ताकि कोई राइटर जो है ना उस टाइम पे राइट ना कर सके जब रीडर रीड कर रहा है। देन वो अपना काम करने के बाद जो है वो म्यूटेक्स जो रीड वाला है, राइट वाला नहीं, जस्ट रीड वाला, उसको रिलीज करेगा। ठीक है। और देन जो है कोई दूसरा प्रोसेस भी जो है वो इसी तरह से ताकि इसको ऑक्युपाई कर सके म्यूटेक्स सेमाफोर को रीड करने के लिए। जब एक रीडर की जो है वो रीडिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो वो सिग्नल करेगा म्यूटेक्स को और क्या कहते हैं, रीड काउंट को माइनस माइनस करता जाएगा। एक प्रोसेस जाएगा रीड काउंट माइनस, दूसरा जाएगा उसी रीड काउंट में से एक और माइनस, जब तक रीड काउंट 0 नहीं हो जाता। जैसे ही रीड काउंट 0 होगा, आपके पास जो है वो राइट वाला सेमाफोर भी रिलीज हो जाएगा, ताकि राइटर्स जो हैं वो अब इसमें राइट कर सकें। सपोज दैट वी हैव 3 राइटर्स जिन्होंने इसमें क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो डेटा रीड करना है।
वी हैव 3 रीडर्स, सॉरी, एंड वी हैव 1 राइटर। तो वो जो एक राइटर है उसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो रीडर क्या करेगा, सबसे पहले लॉक एक्वायर करेगा, रीड काउंट में कर देगा 1, जो कि हो गया 1। यानी कि एक प्रोसेस आ गया जो कि रीड कर रहा है डेटा। तो फौरन से जो है राइटर्स सारे ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 1 वाला प्रोसेस है, ये अपना रीड वाला लॉक रिलीज कर देगा, और जो दूसरा वाला रीडर है वो दोबारा से जो है वो रीड वाले लॉक को एक्वायर कर लेगा। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जब दूसरा रीडर आएगा तो रीड काउंट हमारे पास हो जाएगा 2। देन तीसरा आएगा तो रीड काउंट हो जाएगा 3। उसके बाद जब ये सारे रीडिंग परफॉर्म कर लेंगे तो रीड काउंट -1 होता जाएगा। पहला रिलीज करेगा तो रीड काउंट हो जाएगा 2। देन दूसरा एग्जिट करेगा तो रीड काउंट हो जाएगा 1। देन लास्ट वाला जब एग्जिट करेगा तो रीड काउंट हो जाएगा 0। जब रीड काउंट हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि कोई भी रीडर अब डेटा रीड नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ पर जो ये वाला लॉक यहाँ पर, ये वाला लॉक जो यहाँ पर हमने राइटर्स से लिया था, वो हम उसको रिलीज कर देते हैं ताकि राइटर जो है वो अपना काम राइटिंग वाला दोबारा से जो है उसमें कर सके। तो इसी तरह रीड राइट की हमारे पास जो है वो 2 वेरिएशन है। फर्स्ट वेरिएशन ये है कि हमारे पास कोई भी रीडर वेट ना करे अनलेस, नो रीडर केप्ट वेटिंग अनलेस राइटर हैज परमिशन टू यूज शेयर्ड ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स, नो रीडर शुड वेट फॉर अदर रीडर्स। यानी कि अगर आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में एक रीडर है तो दूसरे रीडर्स को उसका वेट नहीं करना, वो साथ ही रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट जो है वो रीडर, पहला रीडर जाके जो है वो लॉक एक्वायर करेगा। उसके बाद जितने भी रीडर्स हैं वो उसके पीछे पीछे जाके क्रिटिकल सेक्शन में से जो है वो डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है। मगर राइटर को हम ब्लॉक कर देंगे, जैसे कि हमने इस कोड में देखा था कि पहला रीडर ही जाके राइटर को ब्लॉक कर देगा। और मगर बाकी रीडर, सेकंड वेरिएशन ये है कि जैसे ही आपके पास राइटर जो है वो रीड करने के लिए रेडी है, राइट करने के लिए रेडी है, तो वो राइट ऑपरेशन उसी टाइम पे परफॉर्म किया जाए। यानी कि प्रेफरेंस जो है वो राइटर को दी जाए कि अगर रीडर जो है वो उसने लॉक ले लिया है, ठीक है, और वो अपनी रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, और उसी टाइम पे राइटर कहता है कि उसे डेटा राइट करना है, तो हम रीडर से फोर्सफुली जो है वो रीड ट्राई सेमाफोर ले लें। ठीक है। ताकि सारे रीडर्स क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएं और राइटर को हम वो अलाउ कर दें। तो इस केस में आपके पास सिर्फ जो फर्स्ट राइटर है उसको सेमाफोर लेना होगा, और बाकी राइटर्स सिंपली उसके पीछे पीछे जाके राइट कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले केस में पढ़ा कि फर्स्ट वेरिएशन में क्या है कि मल्टीपल रीडर्स एट अ टाइम रीड कर सकते हैं, सिर्फ पहले वाले रीडर ने लॉक लेना है और बाकी सब उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। बट सेकंड वेरिएशन में राइटर्स को प्रेफरेंस दे दी है कि राइटर जो है वो पहला वाला राइटर, ओनली फर्स्ट राइटर जो है वो लॉक कर दे रीड ट्राई को। उसके बाद बाकी जो राइटर्स हैं वो उसके पीछे पीछे जाके राइट कर सकते हैं डेटा।